हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था सॉइल के डिफिनीशन के बारे में और उसकी उत्पत्ति के बारे में, तो आज हम और कुछ उसके आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं नया हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि आपको मेरी लिखावट नहीं समझ में आए या कुछ बताने में भूल हो जाए, तो उसको थोड़ा माफ़ करिएगा। और अगर कोई दिक्कत गलती हो तो उसको कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं सही करने का प्रयास करूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ बता दूँ और सारा जो है समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कल पढ़े थे सॉइल की डिफिनीशन पढ़े थे, अब हम उसके आगे देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स इशू के बारे में। ठीक है, सॉइल कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं। तो क्या समस्याएं हैं? एक तो ये है हाउ मच सॉइल डिफॉर्म व्हेन इट लोडेड। एक समस्या ये है कि जब सॉइल पे लोड आता है तो वो कितना डिफॉर्म होती है। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है सॉइल मैकेनिक्स है, इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा सॉइल और इस पे कोई ये मान लीजिए कि स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इस पे सॉइल पे ये स्ट्रक्चर का लोड आ गया। ठीक है, तो इस लोड आने के कारण ये जो है सॉइल है, तो ये कितना जो है सेटलमेंट होगा, इसमें कितना सेटलमेंट होगा। मान लेते हैं कि ये सेटलमेंट हो के और ये स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, तो इसमें कितना सेटलमेंट हो गया। तो यही सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी सॉइल मैकेनिक्स को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और दूसरी समस्या है कि व्हेन लोड आर अप्लाइड ऑन व्हाट रेट डज सॉइल डिफॉर्म। और एक तो ये है कि दूसरी ये है कि जब सॉइल पे लोड आता है तो ये किस दर से डिफॉर्म होती है। रेट का मतलब है, यहाँ पे रेट का मतलब है समय के साथ सेटलमेंट या और भी जो अन्य समस्याएं हैं, तो उसमें समय के साथ कितना इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कहें कि ये सॉइल हो गया और इस पे जो है स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अगर अलग अलग जो सॉइल होगी, सॉइल अलग अलग प्रकार की होगी, तो उसका जो है बिहेवियर अलग अलग टाइप का होगा। तो ये एक अलग सॉइल मान लेते हैं और ये ऊपर वाली एक अलग सॉइल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो सॉइल है, तो इसमें जो है 10 साल में 10 सेंटीमीटर, 10 ईयर में 10 सेंटीमीटर का सेटलमेंट होता है। ठीक है, और ये वाली सॉइल है, इसमें हम देखते हैं कि 1 ईयर में 10 सेंटीमीटर का सेटलमेंट होता है। तो इसको किस रेट से सेटलमेंट हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी सॉइल मैकेनिक्स है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और तीसरी समस्या है हाउ मच लोड कैन बी अप्लाइड टू सॉइल बिफोर फेलियर। और तीसरा ये है कि अगर कोई सॉइल है, हम उस पर स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं, तो वो सॉइल जो है कितना लोड बियर कर सकती है, कितना लोड जो है सहन कर सकती है फेलियर होने से पहले। तो तीसरा ये है, इसको भी सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत देखा जाता है। और चौथा है कि हाउ डज सॉइल फेल। जो कोई भी सॉइल है तो वो कैसे फेल कर जाती है, अगर उस पर कोई स्ट्रक्चर बना है तो वो कैसे फेल कर जाती है। तो ये एक चौथी समस्या है जो सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। यही कुछ मेन समस्याएं हैं, और भी सारी समस्याएं हैं जो हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम दिमाग में रखेंगे। और एक और चीज़, ये जो लिखे हैं एफ मैं ऐसे बनाता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, तो इसको टी मत समझिए। टी मेरा जो एफ है वो ऐसे रहेगा और टी जब मैं बनाऊँगा तो ऐसे रहेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में क्लियर हो। ये एफ है। अब आगे देखते हैं।
अब सॉइल मैकेनिक्स के पिता कौन है, सॉइल मैकेनिक्स का पहली बार उल्लेख किसने किया? तो देखते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स के पिता कौन है? तो कार्ल टरज़ागी जो है, कार्ल टरज़ागी को सॉइल मैकेनिक्स का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सॉइल के बारे में अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें सॉइल के व्यवहार के बारे में उल्लेख किया था, तो इसलिए इनको सॉइल मैकेनिक्स का पिता कहा जाता है। कार्ल टरज़ागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। और कार्ल टरज़ागी का पूरा नाम जो है कार्ल वोन टरज़ागी है, ठीक, कार्ल वोन टरज़ागी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल मैकेनिक्स का पिता किसे कहा जाता है। ये कई बार जो है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है तो कई बार इसमें पूछा गया है कि सॉइल मैकेनिक्स के पिता कौन है। तो कार्ल टरज़ागी को सॉइल मैकेनिक्स का पिता कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1883 को हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 25 अक्टूबर 1900 ये शायद 63 को हुआ था। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1963 को और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1963 को और इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1883 को हुआ था। और ये एक ऑस्ट्रियन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ऑस्ट्रिया जो है जगह का नाम थे, वहाँ पे ये मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये एक जियोटेक्निकल इंजीनियर भी थे और ये एक जियोलॉजिस्ट भी थे। तो कार्ल टरज़ागी जो है ऑस्ट्रियन मैकेनिकल इंजीनियर थे और जियोटेक्निकल इंजीनियर भी थे और ये एक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक भी थे ये कार्ल टरज़ागी। तो इन्होंने ही सबसे पहले सॉइल के बारे में उल्लेख किया था, तो इसलिए हम इनको सॉइल के पिता जो है मानते हैं। अब देखते हैं जियोलॉजिकल साइकिल क्या है। और ये वाला जो क्वेश्चन है जियोलॉजिकल साइकिल, ये जब हम डिप्लोमा BTUP में अपना जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं या ईयरली एग्ज़ाम होता है तो ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये कंपटीशन में भी इसका जो सीक्वेंस है ये पूछा जाता है कैसे कैसे होता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो है रॉक होती है। रॉक 3 प्रकार की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। कल हमने देखा था आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल। तो ये जो शैल होती है इसका जो है फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक रूप में जो है विघटन होता है, क्षरण होता है। इसको वेदरिंग या इरोजन भी बोलते हैं। इसको हम वेदरिंग के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे देखते हैं। तो ये जो रॉक है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों में से, ये तीनों रॉक में से किसी का भी वो वेदरिंग क्षरण होगा और क्षरण होने के बाद से वो जो सॉइल अगर उसका जो क्षरण होगा या तो टूट के वहीं पे रहेगी या ग्रेविटी के द्वारा कहीं दूसरी जगह पे जाएगी, तो फिर उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो एक जगह से दूसरी जगह पे हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाएगी और फिर इसके बाद से वो कहीं पे उसका डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन मतलब जो है जमाव होता है, हिंदी में इसको हम देखें तो इसका मतलब होता है जमाव। ये कहीं पे जाके इकट्ठा होगी और इकट्ठा होने के बाद से ये धीरे धीरे समय के साथ में वहीं पे कठोर होकर और दोबारा से चट्टान का जो है रूप धारण कर लेगी। तो और इसके बाद से अप हेवन और इसके बाद से ये रॉक बन जाएगा। तो जो अगर ये जो चट्टानें हैं इनका जो है वेदरिंग हो गया और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई और वहाँ पे ये इकट्ठा होके और कुछ जैसे समुद्र में मिट्टी बह के जाती है तो वहाँ पे स्थित, वहाँ पे जो है डिपॉजिट होती रहती है, मतलब जमावड़ा होता रहता है। और ऊपर जो है समुद्र में जो पानी होता है उसका बहुत अधिक प्रेशर होने के कारण और कई सारे जो है समुद्री जीव जंतु हैं या प्लांट हैं
वो मरते रहते हैं, तो उनका जो हड्डियाँ होती हैं, और कई सारे समुद्री जीव हैं जिनकी हड्डियों में CaCO3 पाया जाता है। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट में जो है जमने का गुण होता है, या कई सारे चट्टानें हो गई तो उसमें CaCO3 की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ जम के और एक चट्टान का जो है रूप धारण कर लेता है। तो यही जो सॉइल डिपॉजिट है, जो सॉइल का जमावड़ा है, तो उसकी कठोर होने की जो प्रक्रिया है उसको ही जमाव से, एक जगह जो सॉइल इकट्ठा हुई है उसके जमाव से और चट्टान रूप में जो बदलने की जो प्रोसेस है बीज को, उसको ही अपहेवल कहते हैं। सॉइल डिपॉजिट से चट्टान में बदलने का जो प्रोसेस है उसको ही अपहेवल कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो क्षरण हो के सॉइल आएगी और उसका जमावड़ा होगा, तो हम आगे देखेंगे उसमें बिल्डिंग मटेरियल में, या इसमें देख लेते हैं। तो जो डिपॉजिट होने के बाद से जो चट्टान बनती है एक्यूमुलेशन के कारण, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, और पृथ्वी पर बहुत सारी भौतिक क्रियाएँ होती रहती हैं, जैसे कि जो भूकंप हो गया। तो भूकंप आने के कारण कभी कभी क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो है वो समतल है वो कभी ऊंचा कभी नीचा कभी क्रैक होके तो मिट्टी इधर उधर पड़ जाती है। तो इस कई सारी जो क्रियाएँ हैं इनसे जो है चट्टानें जो हैं, ये चट्टानें एक दूसरे रूप में चेंज होती रहती हैं। तो ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक कभी सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाएगी, फिर इग्नियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो जाती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक है ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। ऐसे इनका चेंजिंग होता रहा है। और मेटामॉर्फिक रॉक है तो ये फिर से इग्नियस रॉक में चेंज होती रहती है। तो ये जो चट्टानें हैं तो ये एक रूप से दूसरे रूप में अपने में ट्रांसफर होती रहती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा जो पॉलिटेक्निक वाला है, तो इसमें यही पूरा प्रोसेस समझाने के लिए आता है, तो इसको समझा देंगे। इग्नियस रॉक का वेदरिंग हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर डिपोजिशन हो गया, फिर अपहेवल हो गया, और इसके बाद से फिर दोबारा जो है रॉक में जाती है। तो यही जो क्रिया है बार बार चलती रहती है। और जो कंपटीशन है जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम है, तो उसमें इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि जो चट्टानें हैं उसका जियोलॉजिकल साइकिल कैसे चलता है। तो सबसे पहले कोई चट्टान है तो उसका क्षरण होगा, फिर उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो किसी माध्यम के द्वारा जाएगी, फिर वो कहीं पे जमावड़ा होगा उसका, जो हमारी सॉइल है वो कहीं पे जाके जम जाएगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो कठोर रूप में फिर दोबारा से चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये कई बार जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और वेदरिंग है, तो वेदरिंग के बारे में हम अगले वाले वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वेदरिंग किसको कहते हैं, तो वेदरिंग जो है रॉक के विघटित होने की प्रक्रिया को वेदरिंग या इरोजन कहते हैं। तो जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होने का जो उसका प्रोसेस है, यानी कि विघटित होने की जो प्रोसेस है, तो उसको ही हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम ये वेदरिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।